हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रिपरेशन में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के क्वेश्चंस। ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के 2014 से 2024 तक के क्वेश्चंस हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। सबकी प्लेलिस्ट है, जाके सबको जरूर देखो। लास्ट ईयर का पेपर जो था नवंबर 2025 में हुआ, AIBE 20, हम करेंटली इसके क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। 5-6 सब्जेक्ट के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये ADR के टॉपिक्स हैं, ठीक है। हम इन्हें टॉपिक वाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर सॉर्टेड वे में क्वेश्चंस मिल सके एंड आपको समझ में आए कि कैसे हर सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोच होती है, प्लस आपके लिए PYQs कवर करना आसान हो जाए, ठीक है। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PYQs की PDF, पुराने PYQs की PDF, कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कनेक्ट करना हो, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, आप वहां पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ, हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। सिलेबस देखते हैं। देखो यहाँ पे टॉपिक नंबर 6 जो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, इससे आते हैं 4 क्वेश्चन। सबको लगता है 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यही क्वेश्चंस आपको पास करवाते हैं। लोग इन सब्जेक्ट्स के चक्कर में चले जाते हैं। जिन्होंने लास्ट ईयर का पेपर दिया उनसे पूछ लो, कई क्वेश्चन इनसे ऐसे आए थे जो सिर के ऊपर से निकल गए लोगों के। तो अब क्या हुआ कि आप जो 40-50 नंबर का मार्जिन नहीं लिया था आपने, आप उसमें फंस गए। ये जो पेपर है ना, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 क्वेश्चन इजी होते हैं। कुछ तो थ्योरी का पार्ट है, अगर वो आप पढ़ के गए हो तो आप कर लोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको। PYQs इसलिए जरूर करके जाना, काफी थ्योरी PYQs करते हुए मैंने बहुत डिटेल में कवर करवा दी है। बाकी इसमें एक बैराक्ट यूज होता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1966। इसका यूज करके कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी। देखो 2 पार्ट्स ऑलरेडी हैं। इनको बहुत हेल्प किया था लोग, इसने स्टूडेंट्स को लास्ट एग्जाम में। प्लीज मिस आउट मत करना, आई एम प्रॉमिसिंग यू, ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ये जो आज हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ये भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन 3 लेक्चर्स में एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। A dispute arises between two companies regarding the enforcement of their arbitration clause. Examine the following statements. दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया उनके आर्बिट्रेशन क्लॉज के एनफोर्समेंट को लेके, ठीक है। अब हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला क्या दिया है, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट कैन बी कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो पहला स्टेटमेंट कहता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, लेटर्स के एक्सचेंज में, टेलेक्स, टेलीग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कहीं पे भी। स्टेटमेंट 2, an arbitration agreement may be implied solely from the conduct of the parties without any written record। कि भले कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज यानी उनके व्यवहार के ऊपर भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जा सकता है, इम्प्लाई किया जा सकता है कि हम मान लेते हैं इनके एक्शन के बेसिस पे। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? करेक्ट आंसर इज ए, ओनली वन इज ट्रू। चैप्टर 2 देखोगे बैराक्ट में, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्लियरली यहाँ पे लिखा है। पहला पॉइंट तो देखो सही है, ये दिया है आपको। सेक्शन 7 का पॉइंट नंबर बी जो है कि लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो चलेगा, बट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। इट शैल बी इन राइटिंग। अगर राइटिंग में नहीं है तो उसे नहीं माना जाएगा, किसी के एक्शन या कंडक्ट के ऊपर नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 2 इज रॉन्ग, ये सही है, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। In the absence of an agreement between the parties, the arbitration proceedings are said to have commenced under section 21 of the act। अगर पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो मानते हैं हम कि सेक्शन 21 एक्ट के अंदर होता है। आगे ऑप्शंस दिए हैं, ऑन द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ऑप्शन बी ऑन द डेट द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज साइन, ऑप्शन सी ऑन द डेट द रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस इज रिसीव्ड बाय द रेस्पोंडेंट, या फिर ऑप्शन डी ऑन द डेट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इश्यूज नोटिस। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, ऑन द डेट द रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस इज रिसीव्ड बाय द रेस्पोंडेंट। सेक्शन 21 आपको क्वेश्चन में ही दे दिया था उन्होंने, ठीक है। आपने सिंपली जाके उसे खोलना है, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। सीधी सी बात पूछी है, कब से शुरू मानी जाएगी? क्लियरली लिखा है, ऑन द डेट on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent। Clear answer word to word दिया है। Next question, under section 37 of the act which of the following order is not appealable? कौन सा ऑर्डर अपीलेबल नहीं है अंडर सेक्शन 37? ये नॉट बहुत ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन उल्टा हो जाता है वरना। refusing to refer parties to arbitration under section 8, refusing to appoint arbitrator under section 11, refusing to grant any measure under section 9, या फिर refusing to grant interim measure under section
17। तो हम सीधे जाएंगे सेक्शन 37 खोलेंगे, अपीलेबल ऑर्डर्स देखेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि क्लियरली दिया हुआ है हमें उसमें, ठीक है, हमसे पूछा है नॉट, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 8 सेक्शन 9 में हो सकती है, तो ये ए और सी तो आंसर होंगे नहीं। 17 भी दिया है, हो सकती है, तो वो भी आंसर नहीं होगा। इन सबके केस में क्योंकि क्लियरली अपील हो सकती है 8 9 17, तो क्या बचा 11। आंसर इज बी, रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट आर्बिट्रर अंडर सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25A ऑफ द एक्ट, तो आपको सेक्शन देखो उन्होंने क्लियरली बता दिया आपको कहाँ आंसर मिलेगा। What happens if the claimant fails to submit his statement of claim without sufficient cause? बिना कोई sufficient cause दिए, कि बिना कोई जायज वजह के क्लेमेंट अगर अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम नहीं सबमिट कर पाता है तो क्या होगा? A. Tribunal adjourns the case indefinitely. Tribunal imposes a penalty but continues the proceedings. Tribunal assumes that the claim is admitted, या फिर tribunal terminates the proceedings. केस को इंडेफिनेटली adjourn कर देते हैं, पेनल्टी लगा के केस कंटिन्यू करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि क्लेम एडमिट कर लिया है इन्होंने, ठीक है, या फिर प्रोसीडिंग्स को ही टर्मिनेट कर देते हैं। हम सिंपली जाएंगे 25 का ए चेक करेंगे, दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा, क्लियरली लिखा है टर्मिनेट कर देते हैं। आप देखोगे कितने इजी क्वेश्चंस आए थे, थ्योरी बेस्ड कभी कभी आते हैं, पीवाईक्यूज में बेसिक थ्योरी कवर कर चुके हैं हम, उन्हें देख लेना। सो वी आर डन विद दिस। इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा प्यारा सा बेयर एक्ट है। इफ यू वांट डू कमेंट, आई विल ब्रिंग अप अ सीरीज ऑन हाउ टू यूज बेयर एक्ट्स एंड सब्जेक्ट वाइज बेयर एक्ट के इंडेक्स रिविजन्स, ताकि आप जल्दी से उनसे गो थ्रू कर सको। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां जरूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड सब्सक्राइब करना अगर यहाँ पे नए हो, एंड अगर हेल्पफुल था देन डू हाइप इट। ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग।